गर्मियों के सीजन में ट्रेनों में कंफर्म सीट बुक कराना काफी मुश्किल। टिकट काउंटर पर लगी लंबी लाइन। लोगों का कहना नहीं मिल रही कंफर्म बुकिंग, चल रही काफी वेटिंग। क्राइम ब्रांच ने पत्रकार को चाकू मारकर लूटपाट में शामिल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी करते थे शादी समारोह में मजदूरी। सीसीटीवी से हुई आरोपी की पहचान। कोठी के रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च करने पर घिरे केजरीवाल। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल को लिया आड़े हाथ। कहा, जनता का पैसा लूट रहे केजरीवाल। शादरा में 2 बाइक सवार ने एक युवक पर किया हमला। युवक हुआ जख्मी, कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मेट्रो स्टेशन में छात्राओं पर बंदरों का हमला। काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही छात्राएं। मेट्रो स्टाफ और सीआईएसएफ जवान नहीं थे मौके पर मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और ऐसे में जल्द ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में छुट्टियों में घूमने के लिए जाने वालों का तांता भी लग गया है और अधिकतर लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन में भीड़ भी ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों के सीजन में ट्रेनों में कंफर्म सीट बुक कराना काफी मुश्किल काम होता है। आपको बता दें कि ट्रेनों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। गर्मियों के सीजन में ट्रेनों में कंफर्म बुक का सीट कराना काफी मुश्किल होता जा रहा। ऐसे में जब हमने टिकट काउंटर पर जाकर जायजा लिया तो देखने में आया कि भीड़ काफी ज्यादा है। लोगों ने बताया कि टिकट बहुत ज्यादा वेटिंग में चल रही हैं, जिस वजह से टिकट नहीं मिल पा रही। अभी नहीं, वह वेटिंग चल रही है, कह रहे कंफर्म। वेटिंग काफ़ी बता रहे, 200 से ऊपर ही बता रहे। अच्छा जी। और भीड़ कैसी है काउंटरों पर? भीड़ काफ़ी भीड़ है जी। ये छुट्टियों का है जी, बच्चों की छुट्टियों का। शादी है एमपी में, ज़्यादा इधर इतनी टाइम ज़्यादा शादियाँ करते हैं। हाँ जी, उस वजह से बिल्कुल। ये छुट्टियों के टाइम में लोग भाग जाते हैं शादी ब्याह में। कटाई अटाई हो गई, कुछ गांव में रह के आते हैं, इस वजह से। गर्मी छुट्टियां पड़ने वाली, सब बाहर निकल रहे हैं घूमने, बच्चे अपने गांव जाने के लिए। आपने कहाँ का टिकट लिया है? मैंने झारखंड का लिया, कोडरमा। उधर के लोग यहाँ रुकते हैं ज़्यादा, तो छुट्टी मिल रही है तो जा रहे हैं घूमने। हाँ, और यूपी बिहार की शादियाँ भी यही गर्मी के सीजन में ही होती है ज़्यादा करके। तो रिश्तेदार की शादियों के पीछे लोग जाते हैं। वेटिंग मिल रहा है अभी हमें 16, 17, 18 मिला वेटिंग, 3 टिकट। हाँ, काउंटर कम खुला हुआ, दो काउंटर खुला हुआ है, एक सीनियर सिटीजन और एक नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर? हाँ, भीड़ बहुत है। क्या करना चाहिए? कम से कम मेरे को 1 घंटा हो गया यहाँ आके, लाइन लगे हुए, 1 घंटे के बाद नंबर आया। बिहार के लेना था। अच्छा। न्यू दिल्ली से मधुबनी जाना था। 5-6 दिन से मतलब चक्कर लगाया जा रहा है, वेटिंग भी नहीं देता है। 2 टिकट काटता है, 3 टिकट काटता है, उसके बाद ही काटते ही नहीं है, सीधा मना कर देते हैं, कहते टिकट नहीं है जाओ। अब इधर उधर जाते सब जैसे भटक गया। मैं आज आया था वेटिंग लेने के लिए, वेटिंग भी नहीं मिल रहा है इसमें, वेटिंग भी नहीं दे रहा है। अभी कह रहे वेटिंग हो ही नहीं रहा, जाओ। अब क्या बताऊँ मैं, भीड़ क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है, बस यही कह सकता हूँ मैं। 2 ही बंदा, कम से कम 4-5 बंदा होना चाहिए। क्राइम ब्रांच की टीम ने पत्रकार को चाकू मारकर लूटपाट करने के मामले में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की पहचान 22 साल के रोशन भारती और 22 साल के शिवम कुमार के रूप में हुई है। रोशन भारती मंडावली और शिवम कुमार वेस्ट विनोद नगर का रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि शिकायतकर्ता धन सुमो टीवी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे 22 अप्रैल को ऑफिस से लौटते समय संजय झील के अंदर बने पार्क की ओर जा रहे थे। पूर्वी विनोद नगर बस स्टैंड के पास में पार्क के गेट पर 3 अज्ञात बदमाशों ने जबरन पर्स और मोबाइल फोन लूटने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर सुमोद पर चाकू से वार कर मोबाइल फोन और पर्स सहित उनका सामान लूट लिया गया और साथ ही मौके से फरार हो गए। घायल सुमेद को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तस्वीरें भी निकाली गई हैं। दोनों आरोपियों को धर दबोच लिया गया। तीसरा आरोपी अंबर पांडे फरार है। दोनों गिरफ्तार आरोपी 12वीं पास हैं और शादी समारोह में मजदूरी का काम करते थे।
तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकारी कोठी में साज सज्जा पर ही 45 करोड़ रुपए खर्च करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर हमला भी बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल लोगों का पैसा लूटकर अपने घर में लगा रहे हैं। वे कहते हैं मैं एक आम आदमी हूं और अब वे करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। कभी वीआईपी सुविधा न लेने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने घर के रेनोवेशन में ही अगर 45 करोड़ रुपए लगा देंगे तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। जनता का पैसा अरविंद केजरीवाल लूट रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि एक मैं साधारण रहूंगा, कोई भी वीआईपी सुविधा नहीं लूंगा, लेकिन आज उनके घर में विदेशियों से भी खरीदे हुए पत्थर लगे हुए हैं। उनके घर में लगा एक एक पर्दा लाखों रुपए का है। ये बिल्कुल गलत है। ये तो दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक कोठी के ऊपर 45 करोड़ रुपए का ये खर्चा अपने रेनोवेशन में खर्चते हैं। इसमें बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाते हैं, 1.5 करोड़ रुपए के वियतनाम से मंगवा के पत्थर लगवाते हैं, 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा ला करके लगवाते हैं। तो सोचिए ये कौन से आम आदमी हैं, ये क्या बिल्कुल राजाओं महाराजाओं की तरह ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति को अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं। हमें तो लगता है अपनी इनको पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जो वायदे किए थे उन तमाम वायदों पे झूठा उतरते हैं। जो इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करके आएंगे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। तो यही इनकी आम आदमी पार्टी की और इनके नेताओं की असलियत है। पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। जब कोविड का पीरियड चल रहा था, पूरी जनता बीमार होकर ऑक्सीजन ढूंढ रही थी, तब केजरीवाल जी अपने बंगले में 45 करोड़ रुपया लगाकर अपने लाखों रुपए के कालीन, करोड़ों रुपए के इंपोर्टेड पत्थर, लाखों लाखों रुपए की अलमारियां, लाखों लाखों रुपए के पर्दे ये लगवाने में मस्त थे। वो जनता का खून चूसने में मस्त थे और जनता कोविड से त्राही त्राही कर रही थी। यह है केजरीवाल का दोहरा चरित्र। केजरीवाल जी तत्काल सरकारी फंड में ये 45 करोड़ रुपए का जो आपने दुरुपयोग किया है, अपनी निजी कमाई में से जमा कराइए और जनता से माफी मांगिए, अपने पद से त्याग पत्र दीजिए। जीटीबी एन्क्लेव के पास बीती रात को 2 बाइक सवारों ने एक युवक पर हमला किया। युवक का नाम अनुज है और वो अपने काम से वापस लौट रहा था। करीब 6 बजे करीब जब वो जीटीबी एन्क्लेव के पास पहुंचा तो पीछे से 2 बाइक सवार ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उस पर 2 युवकों ने किसी रॉड जैसी चीज से हमला किया। उसके बावजूद बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब एक्सीडेंट के बाद में जीटीबी एन्क्लेव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो वहां से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वहीं जब पूर्व विधायक वीर सिंह दिगन ने वहां जाकर एफआईआर करने के लिए कहा तो उन्हें भी मना कर दिया गया। ऐसे में ये लोग उनके समाज के व्यक्ति पर हमले में काफी आहत हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमलावरों को पहचान कर पकड़ा जाए। शाम के टाइम की बात है, मैं ऑफिस से आ रहा था। शाम को आते जीटीबी रेड लाइट पे मेरी गाड़ी ग्रीन होगी, बत्ती रेड ग्रीन होगी, मैं चलने लगा। धीरे धीरे जाम था, चलते चलते पहुंच ही रहे थे, इतने में उनकी ग्रीन होगी। फिर वो कह रहे हैं सामने आगे गाड़ी हटा। मैं कह रहे हटा ही रहे हैं भाई, चल रहे हैं। चलते इतनी देर में दूसरा एक लड़का आया, गाली गलौज करते हुए उन्होंने मेरे मारना शुरू कर दिया। फिर पीछे से एक लड़का आया, उसने पता नहीं क्या मारा सिर में, मेरे तो सिर में मार के मेरे को वहाँ चक्कर आ गए, मैं वहीं लेट गया जी। मारपीट करा उन्होंने, पता नहीं क्या कर रहे, क्या थे क्या नहीं। पर बाद में वहाँ जब पता चला एसएचओ साहब से भी बात हुई, उनसे भी हुई कि वो किसी रिटायर्ड पुलिस वाले का लड़का था जी। अनुज रात कहीं से आ रहा था अपने जीटीबी एन्क्लेव के पास, जो जीटीबी चौक है, उस चौक पर 2 गाड़ी वाले आए और कुछ गाड़ी को आगे पीछे करने के चक्कर में उन्होंने इसको रोक लिया। अनुज को रोक करके गाड़ी अपनी और उनको गाड़ी में से बाहर निकाल के इसको साथ में मारपीट की। मारपीट नहीं कितना बल्कि उन्होंने रॉड निकाल के वो सिर में मारी इन्होंने। लगता है कि पूरे नशे में थे वो। ये अनुज थाने में गया, जीटीबी एन्क्लेव थाने में 6:30 बजे करीब। वहाँ इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। इसको बोल दिया जब मेडिकल करा के लाओ। थे तो अननोन लोग वो, लेकिन थे नशे में। और पता ये लगा कि वहाँ के पुलिस स्टाफ के बच्चे हैं किसी के, इसलिए उनका खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस लड़के को एक बार इसके लिखने के बाद इसके बयान नया आईओ आते हैं, वो कहते हैं दोबारा बयान लिखवाओ, वो ठीक नहीं है। तीसरे आते हैं, तीसरे कहते हैं कि फिर दोबारा बयान लिखवाओ। 3 बार बयान लिखने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और हम रात को 1:30 बजे तक वहाँ खड़े रहे। पुलिस वालों का ये कहना था हमें कि यदि आप यहाँ ज़्यादा बोलेंगे तो हम आपको भी उठा के बंद कर देंगे। अच्छा। पुलिस वालों का ये कहना था हमारे को। वहाँ पे आईओ साहब थे, उन्होंने हमें कहा कि आप सब बाहर निकलिए यहाँ से, यदि आप यहाँ पे ज़्यादा बोलेंगे तो हम आपको भी बंद कर देंगे। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। और हम रात को 1:30 बजे हम अपने
घर आ गए जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली मेट्रो को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए जाना जाता है, लेकिन मंगलवार को मेट्रो की रेड लाइन पर बंदरों ने कुछ लड़कियों पर हमला कर दिया। घटना दोपहर 2:40 की है और आपको बता दें कि राजबाग मेट्रो स्टेशन की है। वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ये छात्राएं खड़ी हुई थी, जिन पर 12 से ज्यादा बंदरों ने हमला कर दिया। लड़कियां डर के मारे चीखती चिल्लाती रही, स्टेशन पर यहाँ वहां भागती रही। कुछ लड़कियां ट्रैक के बेहद नजदीक भी पहुंच गई थी, वे ट्रैक पर गिर भी सकती थी। आसपास ना तो कोई मेट्रो कर्मचारी था, ना ही गार्ड था। इत्तेफाक से घटना स्थल पर एक रिपोर्टर मौजूद था। उसने घटना की वीडियो बनानी शुरू की और चिल्लाकर मेट्रो कर्मचारियों से मदद मांगने की कोशिश की। ना ही लड़कियों की चीख पुकार किसी ने सुनी। जब रिपोर्टर की लड़कियों की जान खतरे में नजर आई तो उसने तुरंत दौड़कर मेट्रो स्टाफ को सूचना दी। इसके बाद में डंडे लेकर 2 गार्ड और CISF के जो कर्मचारी हैं मौके पर पहुंचे और बंदरों को भगाया। शारदा जिला विकास समिति की बैठक समिति के चेयरमैन श्री जितेंद्र महाजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में शारदा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कई समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें अवैध रूप से चल रहे ओयो होटल्स और साथ ही गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई, जिले में अतिक्रमण हटाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया और साथ ही कई पुनर्वास बस्तियों में चल रहे नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में विधायक ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र पाल गौतम और साथ ही अनिल वाजपेयी, सुरेंद्र कुमार सहित कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एंड इस बारे में ये ओरिएंटेशन की ये खासियत रहेगी कि सर्विंग सिविल सर्वेंट्स रहेंगे जो हमारे लेक्चर देंगे, यंग सर्विंग सिविल सर्वेंट्स। तो अभी हमने आज स्टार्ट किया है, 10 गर्ल्स आर देयर एंड काफ़ी मोटिवेटेड है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत आते भी है कि हमें भी कुछ इसके बारे में बताइए, तो दैट्स हाउ ये आइडिया हमारे दिमाग में आया। तो आप सबको भी रिक्वेस्ट है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस फैसिलिटी को अवेल कर पाए तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो आज से हमने स्टार्ट कर दिया। एक बहुत बड़ी स्कूल की शिकायत आ रही है, पब्लिक स्कूलों की। हम सारे विधायक लोग हैं, सभी के पास शिकायत आती है। एक पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ से पहली क्लास से बच्चा 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद 6 में गया तो कहते हैं डोनेशन दो आप, 6 के बाद 9th में गया तो डोनेशन दो, 11वीं में गया तो डोनेशन दो। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? खुलेआम अवैध वसूली हो रही है पब्लिक स्कूलों से। सर हमारे पास कोई मैं आपको दूंगा विद प्रूफ, आपको स्टिक गिरा के दूँ, स्टिक गिरा रखा है वो मैं आपको दूंगा। शारदा डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 15 डेबिट कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 2 स्वाइप मशीन और 8 लाख नकदी बरामद की है। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड को अंजाम देते थे और इस गिरोह के कुछ सदस्यों ने उत्पादों का विज्ञापन भी किया है, जैसे कि इंडिया मार्ट वेबसाइट और इंडिया मार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन पर फोटोकॉपी पेपर, वाटर कैंपर और कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही। शारदा मेट्रो स्टेशन के बाहर GT रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे शुरू होने के बाद में ऑटो ई रिक्शा सवारी के लिए भी सड़क पर नहीं रुकेगी, बल्कि मेट्रो की तरफ से बनाई जा रही जगह पर ही सवारी को छोड़कर ले जाया जाएगा, जिसमें यात्रियों को परेशानी भी नहीं होगी। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने ई रिक्शा चालकों से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से मेट्रो ई रिक्शा का स्टैंड बना रही है, ऐसे में खुशी की बात है और यहाँ पर अब शायद ही जाम लगेगा। काफ़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर, काफ़ी जाम लगता है, बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, क्योंकि सारी गाड़ियाँ फिर अंदर लगा करेंगी। काफ़ी होती है, बहुत दिक्कत होती है, सुबह शाम बहुत भीड़ हो जाती है, पैसेंजर को भी लेने में दिक्कत होती है और छोड़ने में भी। स्टैंड बन जाएगा बहुत अच्छी है, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी पब्लिक के लिए, हमारे लिए भी। स्टैंड बना रहे हैं, मेट्रो हमारी सेवा के लिए बना रही है, अच्छी बात है। कब तक कह रहे हैं, कब तक तैयार हो जाएगा? सर 15-20 दिन कह रहे हैं, इनका ठेकेदार में 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा आपके लिए। अब इसमें पेंट वेंट होगा, थोड़ा लोग उल्टे सीधे चलते हैं, रोंग साइड आते हैं, पुलिस वाला हमें गुस्सा करते हैं, जाम लग जाता है, ट्रैफिक वाला हमें गुस्सा करता है, हमारा चालान काटते हैं, गलती वो करते हैं, भुगतना हमें पड़ता है सर। इसलिए हमारे मेट्रो बन जाएगी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम अपने एकांत में साइड में खड़े रहेंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर अजय बेदी को भी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का स्टेट सेक्रेटरी चुने गए हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर बेदी पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में ईस्ट मेडिकल सेंटर के संस्थापक हैं और साथ ही जाने माने क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने स्टेट सेक्रेटरी अजय बेदी से खास बातचीत की, देखिए आप। मेरे साथ डॉक्टर अजय बेदी जी हैं, जिन्हें स्टेट सेक्रेटरी चुना गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। बेसिकली दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का काम है कि डॉक्टर्स के रख रखाव और उनकी भलाई के बारे में सोचना। जो भी सरकार
हमसे अपेक्षा करती है, उस पर हमें विचार करना होता है कि क्या ये चीज़ हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितनी ठीक है, नहीं है, और उसके लिए सरकार को अप्रोच करते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ में ये चेंज किया जाए या ये चीज़ ऐड की जाए। सो इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट एंड दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन एज सच बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है दिल्ली के लिए एंड फॉर इंडिया ऑल्सो। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, हिंदू राव हॉस्पिटल है, ये दोनों हॉस्पिटल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, एमसीडी के अंडर। तो एमसीडी के बजट से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि सारे ही जितने भी कर्मचारी हैं कॉरपोरेशन के, उन्हें तनख्वाहें 2-2 महीने 3-3 महीने रुक के चल रही हैं, तो उसमें डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो जब तक ये अपने आप स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन अपने बजट्स के नहीं देखेंगी, क्योंकि उन्हें तो पता है कि ये वेतन तो जानी है, इसका तो कोई और तरीका ही नहीं है, और ना ये किसी को बोल सकते हैं कि भाई ये निकाल दें इन्हें सर्विस से, क्योंकि काम तो करना ही है, हॉस्पिटल तो चलना ही है। तो ये सरकारी मामला है, कॉरपोरेशन का निजी मामला है, दिल्ली गवर्नमेंट का निजी मामला है, इसमें एसोसिएशन का एक्चुअली बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की सत्ता में आने के बाद वे सरकारी स्कूल के शिक्षकों को विश्व के कई देशों में एजुकेशन मॉडल को सिखाने के लिए भेजने की बात कह रहे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता ने स्कूल के टीचर से बात की। उन्होंने बताया कि ये काफी अच्छा फैसला है। एमसीडी के स्कूल के टीचर्स को भी बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जिससे उनके पढ़ाने के तरीके और नई चीजें भी जुड़ सकेंगी। वहीं इस मसले पर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि एमसीडी पहले अपने टीचर्स की सैलरी समय पर दे, उसके बाद ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। नहीं, देखिए, इसमें राजनीति या किसी तरह की ऐसी बात मैं नहीं देखता हूँ। ये प्रपोजल पिछले 10 साल से कम पेंडिंग है, और बार बार ये बात आती थी, जैसे DOE के टीचर्स को सिंगापुर और फिनलैंड और अलग अलग UK वगैरह में ले जाया गया। फिनलैंड तो अभी जाने की बात है। तो वो जो भी टीचर उसमें चयनित होते हैं, उनके चयन प्रक्रिया पर मेरा कोई सवाल हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें कि ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए एक दूसरे देश में जाकर के एक हमारे प्रतिनिधि के नाते जो भी शिक्षक जाते हैं, वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। उस सिस्टम में क्या कुछ हम नया कर सकते हैं, वो बाद में आने के बाद कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। डिपार्टमेंट उनकी केयर करता है कि उन जो सीख के आए हैं उसका कोई फ़ायदा उठाया जा सके। ऐसा कुछ होता है तो बहुत बढ़िया है और होना चाहिए। कुछ भी परिवर्तन पूरे विश्व में आज हो रहा है, हमारे एक क्लिक पर पूरी दुनिया हम अपने फ़ोन में देख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण आज शिक्षक को भी थोड़ा सा ब्रॉड माइंड के साथ में इन सब चीज़ों को देखना चाहिए और वो आकर के करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। इन सब चीज़ों को करने से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती ही है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा मौका किसी भी शिक्षक को मिलता है, उसे उसको अवेल करना चाहिए और उसे जाना भी चाहिए, और वो जहाँ जा रहा है वहाँ के अच्छी चीज़ों को सीख करके अगर आता है और यहाँ आकर के उनको इम्प्लीमेंट करता है, तो मैं समझता हूँ इस देश के लिए, इस देश के बच्चों के लिए और हमारे पूरे सिस्टम के लिए वो कुछ ना कुछ परिणामदायक होने वाला है। देखिए, अगर दिल्ली सरकार की तर्ज पर एमसीडी के टीचर्स को भी बाहर भेजा जाएगा तो ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि टीचर्स अगर अपने एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो आके वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा कि नई नई चीज़ें सीख कर आना, इनोवेटिव आइडियाज़ सीख कर आना और उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये इसमें टीचर्स की टीचिंग जो एबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर्स में एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन नए इनोवेटिव आइडियाज़ अगर हमें दूसरों से सीखने को मिलेंगे तो हम उसको अपनी लाइफ में और अपनी टीचिंग में लाकर बच्चों का बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। पहले आप उनके बोनस दीजिए, उनकी तनख्वाह दीजिए, उसके बाद आप ट्रेनिंग में भाग भेजने की बात कीजिए। जब वातावरण अच्छा होगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी, बच्चों को सुविधा मिलेंगी, शिक्षक का वेतन मिलेगा, तो अपने आप ही बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा और अच्छे वातावरण में टीचर अच्छा पढ़ा पाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।